क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में अभी तक हमने यह समझा है कि एनोड पर किसका ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर किसका रिडक्शन होता है। एनोड पर कौन सी गैस लिबरेट होती है, कैथोड पर कौन सी गैस लिबरेट होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किस तरह की केमिकल रिएक्शन हो रही है, किस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या किस आयन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है और कौन से आयन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। यह सारी बातें सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, सॉल्यूशन का pH वैल्यू किस तरह से चेंज हो रहा है, ऑल दैट थिंग आर डेल्ट और स्टडीड in this part of electrolytic cell. अब जो हम अगला पार्ट समझ रहे हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट we'll discuss the extent or the quantity of the reaction that took place. एनोड पर कितना ऑक्सीडेशन हुआ, एनोड का कितना वजन कम हुआ, कैथोड पर कितना रिडक्शन हुआ, कैथोड का कितना वजन बढ़ गया, कितनी गैस एनोड पर लिबरेट हुई, कितनी गैस कैथोड पर लिबरेट हुई, आयंस का फाइनल कंसंट्रेशन क्या हुआ, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या हुआ, pH वैल्यू क्या हुई, ऑल दैट थिंग would be dealt in another part, and that is quantitative aspect of electrolytic cell. अब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट समझाने से पहले मैं आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट समझाऊंगा। इक्विवेलेंट कंसेप्ट देखिए, 1 mole of electron, 1 mole of electron, that is Avogadro's number of electron, n electrons, और n electrons means 6.023 into 10 to the power 23 electrons. This is also termed as 1 equivalent of electron. It's also termed as 1 equivalent of electron. यदि सर्किट में 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास होते हैं या 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो सर्किट में कितना चार्ज पास होगा। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है दैट इज 6.02। एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होगा दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻23 दिस मच कूलम्स। यदि कभी भी किसी सर्किट में या किसी सेल में 1 मोल इलेक्ट्रॉन यदि ट्रांसफर होते हैं, मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, दैट मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड कैरी दिस मच चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। Calculate it accurately, you will get 96497.6 coulombs. Accurately calculate कीजिए, it's 96497.6 coulombs. We approximate it as
96500 coulombs, and we call it 1 Faraday of charge. We denote it by 1 Faraday, 1 F. सबसे पहले इस बात को हम नोट डाउन कर लें, एक मोल इलेक्ट्रॉन को ही हम एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और एक मोल इलेक्ट्रॉन में हमेशा एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मीन 6.023 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होंगे। इतने इलेक्ट्रॉन यदि सर्किट में पास हो तो सर्किट में जो टोटल चार्ज फ्लो होगा, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। इसी समय रफली कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 6 into 1.6, इट्स 9.6, और 10⁻23 into 10⁻19, इट्स 10⁴, और 9.6 into 10⁴ यदि आप देखेंगे तो यह एग्जैक्टली दिखेगा। इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं 96500 कूलम, इसी को हम कहते हैं 1 फैराडे ऑफ चार्ज। हम कहते हैं whenever 1 Faraday of charge flow into the circuit, 96500 coulombs charge flow into the circuit, and during that situation 1 mole of electron flow into the circuit. Up, we used to conceptualize equivalent weight. Equivalent weight, we denote it by E. Equivalent weight is weight of substance that transfer one equivalent of electron. Equivalent weight is that weight which transfer one equivalent of electron, or 1 mole of H positive ion. Equivalent weight is that weight which transfer 1 mole of electron or 1 mole of H positive ion. If M is molecular, if M is molecular weight, then we have got 5 concepts to determine equivalent weight of any compound. Equivalent weight is defined as equivalent weight. E is defined as molecular weight upon A, B, C, N, V. यदि किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट m है तो उसका इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करने के लिए 5 अलग अलग कंसेप्ट है। Equivalent weight is molecular weight upon A, B, C, and V. This 5 different alphabets denote 5 different concepts to determine equivalent weight. A stands for acidity of any base. B stands for basicity of any acid. And C stands for change in oxidation state. N stands for number of electron transferred and V stands for valency. मैं समझाता हूं। For any acid
we used to define a term called basicity. How do we define basicity? The number of H positive ion that the acid releases, or the number of hydroxyl ion with which the acid combines. That is termed as basicity. Equivalent weight of acid is defined as its molecular weight upon its basicity. This B is basicity of. यदि हम HCl की बात करें, for HCl releases one H positive ion. HCl combines with one hydroxyl ion. Its basicity is 1. Its equivalent weight is 36.5 upon 1. While for H2SO4, अब H2SO4 के साथ दो कंडीशन बन सकती है. किसी रिएक्शन में H2SO4 एक ही H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, और कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती है जहां H2SO4 दो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है. मैं दिखाता हूं. H2SO4 यदि एक NaOH के साथ कंबाइन करे तो NaHSO4 प्लस H2O देगा, और ये H2SO4 यदि दो NaOH के साथ कंबाइन कर जाए तो Na2SO4 ट्वाइस H2O देगा. Observe the two reaction. Here H2SO4 is combining with one hydroxyl ion and releasing one H positive ion. इधर H2SO4 एक हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन कर रहा है और एक H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है. In this situation, basicity of H2SO4 is 1. H2SO4 की basicity इस रिएक्शन में 1 है. तो equivalent weight would be its molecular weight 98 upon 1. While in this situation, H2SO4 is combining with two hydroxyl ion. H2SO4 दो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में कंबाइन कर रहा है और दो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है. Its basicity here is 2. Equivalent weight is molecular weight upon basicity 98 upon 2. Observe the two situations. एक ही एसिड है H2SO4. मॉलिक्यूलर वेट तो इसका फिक्स है 98. कोई सी भी रिएक्शन हो, चाहे यह रिएक्शन हो चाहे यह रिएक्शन, मगर दो अलग अलग रिएक्शन में इसका इक्विवेलेंट वेट अलग अलग हो गए. इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट 98 कह रहे हैं और इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट 49 कहेंगे, क्योंकि इस रिएक्शन में H2SO4 एक ही H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, एक ही हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में कंबाइन कर रहा है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1. जबकि इस रिएक्शन में H2SO4 दो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है, दो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में कंबाइन कर रहा है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 और इक्विवेलेंट वेट 98 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 49. I mean to say molecular weight remains the same, but equivalent weight may vary reaction to reaction. एक ही एसिड का दो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग इक्विवेलेंट वेट हो सकता है. मैं एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन बताता हूं. द एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस. मैं फॉस्फोरस की एसिड्स की बात करूं. फॉस्फोरस के तीन एसिड्स हम जानते हैं. एक तो H3PO2 और एक H3PO3 और एक H3PO4. These are the three acids of phosphorus: H3PO2, H3PO3 and H3PO4. फॉस्फोरस के इन एसिड्स का एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O और तीन इस तरह के सिंगल बॉन्ड P डबल बॉन्ड O और इधर भी P
डबल बॉन्ड O, एक जनरलाइज्ड है, P डबल बॉन्ड O। अब H3PO2 में एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू लगा है और दो हाइड्रोजन डायरेक्टली लगे हुए होते हैं। H3PO3 में P डबल बॉन्ड O, दो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के थ्रू लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन डायरेक्टली लगा हुआ है। और H3PO4, तीनों ही हाइड्रोजन तीन ऑक्सीजन के द्वारा लगे हुए। अब हम यदि पूछें कि इन एसिड्स में रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन कितने हैं और एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं और कितने हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर आ सकते हैं, हम कहेंगे H3PO2 में यह दोनों हाइड्रोजन जो फास्फोरस से डायरेक्टली लगे हुए हैं, ये एसिडिक नहीं है, ये रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन नहीं है, ये कभी बाहर नहीं आ सकते। H3PO2 में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसिएबल है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एसिडिक है, सिर्फ यही H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर आ सकता है और वह हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब यह हाइड्रोजन H पॉजिटिव बन के बाहर आएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और यह अपना इलेक्ट्रॉन उसी को छोड़ सकता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इसका इलेक्ट्रॉन संभालने के लिए तैयार है। हम कहते हैं कि यह जो फास्फोरस है ये कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये कोई खास इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। यह हाइड्रोजन के द्वारा छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन कभी भी संभालने के लिए तैयार नहीं होगा। यह हाइड्रोजन को H पॉजिटिव के फॉर्म में कभी नहीं जाने देगा। यह H पॉजिटिव कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। हम कहेंगे H3PO2 का यदि डिसोसिएशन होता है तो सिर्फ सिंगल प्रोटॉन वहां पर बाहर निकलेगा और इस तरह से यह रिएक्शन हो सकता है। H3PO2 मैक्सिमम एक NaOH के साथ ही कंबाइन करेगा। H3PO2 सिर्फ एक NaOH के साथ ही कंबाइन करेगा और NaH2PO2 प्लस H2O देगा। इसके फर्दर यह कभी रिएक्ट नहीं करेगा NaOH से। H3PO2 के लिए हम कहेंगे द पॉसिबल वैल्यू ऑफ बेसिसिटी इज ओनली 1। इसकी पॉसिबल वैल्यू ऑफ बेसिसिटी सिर्फ 1 ही हो सकती है और इसका इक्विवेलेंट वेट हमेशा होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। देयर इज ओनली 1 पॉसिबल वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट वेट फॉर H3PO2। ऑन द अदर हैंड यदि हम H3PO3 की बात करें तो H3PO3 में 3 हाइड्रोजन हैं, मगर एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं, रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन कितने हैं? हम कहते हैं यह दोनों हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के द्वारा लगे हुए हैं, ऑक्सीजन के थ्रू लगे हुए हैं, ये दोनों एसिडिक है, ये रिप्लेसिएबल है, ये H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर आ सकते हैं। क्योंकि जब यह H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर आएंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास छोड़कर जाएंगे। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वह इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हाइड्रोजन के द्वारा छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन को संभाल लेगा। उसकी इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करने की टेंडेंसी है, मगर यह हाइड्रोजन जो डायरेक्टली फास्फोरस से लगा हुआ है, यह एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यह रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन नहीं है, यह H पॉजिटिव के फॉर्म में कभी भी बाहर नहीं आ सकता। H3PO3 की बेसिसिटी या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, 3 कभी नहीं हो सकती। यह H3PO3 एक NaOH से भी रिएक्ट कर सकता है और देगा NaH2PO3 प्लस H2O, और यह फर्दर यदि इसमें थोड़ा ज्यादा NaOH डाला जाए तो 2 NaOH के साथ भी कंबाइन कर लेगा और
NaHPO3 दे देगा along with twice H2O। मगर यदि आपने NaOH डाला तो वहां कोई रिएक्शन नहीं होगी। यहां पर मैक्सिमम 2 ही प्रोटॉन बाहर निकल सकते हैं, तीसरा ये हाइड्रोजन बाहर नहीं निकल सकता। यदि रिएक्शन यह होती है, इस केस में हम कहते हैं कि H3PO3 ने एक H पॉजिटिव आयन रिलीज करा है, या फिर यह कह दो H3PO3 ने एक हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में कंबाइन करा। इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि इसकी बेसिसिटी 1 है और इक्विवेलेंट वेट होगा इट्स मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। m डैश इट्स मॉलिक्यूलर, m हम इसके लिए लिख दिए, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज m डैश अपॉन 1, m डैश equivalent weight would be m dash upon 1. While in this situation we used to say that H3PO3 had released 2 protons, 2 H positive ion. H3PO3 ने 2 H positive ion रिलीज करे और 2 हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में कंबाइन करा है। Its basicity in this situation is 2. Its equivalent weight is m dash upon 2. This is equivalent weight of H3PO3. Once again, molecular weight तो बिल्कुल फिक्स है, molecular weight दोनों केस में m dash है, मगर equivalent weight m dash upon 1 और m dash upon 2. We have got 2 possible values of equivalent weight in this situation. While for H3PO4, observe this situation. For H3PO4 we used to say all these 3 hydrogens are acidic hydrogen. All these 3 hydrogens are replaceable hydrogen. They may be released in the form of H positive ion. क्योंकि ये तीनों ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगे हुए और तीनों ही हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के पास छोड़कर जा सकते हैं। हम कहेंगे H3PO4 सिर्फ एक प्रोटॉन यदि रिलीज करता है और H2PO4 2 निगेटिव बनाता है। In this situation, its basicity is 1, equivalent weight is m double dash upon 1. और यदि H3PO4 2 प्रोटॉन रिलीज कर देता है और HPO4 2 नेगेटिव बना लेता है, इन दैट केस इसकी बेसिसिटी हम कहेंगे इट्स 2 और इसका इक्विवेलेंट वेट हम कहेंगे m डबल डैश अपॉन 2। और आपने ढेर सारा बेस डाल दिया और ढेर सारे बेस के डालने पर H3PO4 ने अपने तीनों ही प्रोटॉन को रिलीज कर दिया और बना लिया PO4 3 नेगेटिव। तो हम कहेंगे इस केस में बेसिसिटी 3 है, इक्विवेलेंट वेट होगा m डबल डैश अपॉन 3। मैं यह समझाना चाहता हूं, एक ही एसिड है, उसका मॉलिक्यूलर वेट फिक्स है m डबल डैश, मगर इक्विवेलेंट वेट फिक्स नहीं है। इक्विवेलेंट वेट हमेशा रिएक्शन को देखकर कमेंट करा जाएगा। हम यह बात देखेंगे कि रिएक्शन में एक H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है या 2 H पॉजिटिव रिलीज हो रहे हैं या 3 H पॉजिटिव रिलीज हो रहे हैं, और उसी आधार पर हम कहेंगे कि यदि एक H पॉजिटिव रिलीज होता हुआ दिख रहा है तो बेसिसिटी 1, ऐसी स्थिति में इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। 2 H पॉजिटिव रिलीज हो रहे हैं तो बेसिसिटी 2 और इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, और 3 H पॉजिटिव रिलीज होते हुए दिख रहे हैं एसिड के द्वारा तो बेसिसिटी 3 और इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3। Observe the equivalent weight of acid. It's defined as
molecular weight upon basicity. इसी तरह से बेस के लिए हमें कंसेप्ट डिफाइन करते हैं. फॉर बेस वी यूज टू कंसेप्चुलाइज एसिडिटी. एसिडिटी बेस के लिए हम कंसेप्चुलाइज करते हैं एसिडिटी. हाउ डू वी डिफाइन इट? एसिडिटी इज डिफाइंड एज number of hydroxyl ion that the base releases or the number of H positive ion with which the base combine. बेस जितने हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करे या फिर जितने H पॉजिटिव आयन के साथ में कंबाइन करे, दैट इज टर्म्ड एज इट्स एसिडिटी. फॉर एग्जांपल यदि हम NaOH की बात करें, NaOH एक हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है और NaOH हमेशा सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन के साथ ही कंबाइन करता है. NaOH के लिए हम कहेंगे एसिडिटी सिर्फ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एसिडिटी इज 1 ओनली एंड इक्विवेलेंट वेट इज 40/1. Here A denotes acidity of base. Here A denotes acidity of base. For example, यदि हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, जनरली रिएक्शन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करती है एक साथ और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2 H पॉजिटिव आयन के साथ में कंबाइन करके MgCl2 plus 5s2. The general behavior of magnesium hydroxide. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए आप एसिडिटी हमेशा 2 कहते हो जनरली. इसके साथ ऐसा कम ही होता है कि सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज हो रहा, दोनों हाइड्रोक्सिल आयन एक साथ रिलीज होंगे जनरली. एसिडिटी इसकी 2, इक्विवेलेंट वेट वुड बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2. जैसे अमोनिया. अमोनिया इज ऑल्सो अ बेस. अमोनिया एक बेस है और हम अच्छी तरह से जानते हैं अमोनिया हमेशा सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन के साथ में कंबाइन करके अमोनियम आयन बनाती है. Ammonia always combine with one H positive ion only and it forms ammonium ion. अमोनिया के लिए एसिडिटी हमेशा 1 कही जाएगी, इक्विवेलेंट वेट हमेशा 17/1. We used to say for base equivalent weight is defined as molecular weight upon its acidity. Molecular weight upon its acidity. This would be the equivalent weight of any base. For any oxidizing or reducing agent, we used to conceptualize change in oxidation state.